हाय फ्रेंड्स, फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो आपको अगस्त महीना में दिए हैं। इसमें जो है आपका जो है सब्जेक्ट जो है आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इसमें आपका जो दिया गया है समय जो दिया गया है बनाने के लिए 1 घंटा 30 मिनट। टोटल समय कितना दिया गया? 1 घंटा 30 मिनट। इनका जो है पूर्णांक कितने नंबर का ये दिया गया है? 50 नंबर का दिया गया है। और कोड देखिए, इसका जो है कोड, यानी कि अगर आप कोड की बात कीजिएगा तो विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड कितना दिया गया? 119। चलिए आज हम लोग जो है चलते हैं जीव विज्ञान के अंदर, और इसमें जो है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको हम लोग करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम जो है अभी आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वैसे विद्यार्थी को शेयर करें जिनको हमारे वीडियो से लाभ हो, यानी कि लाभ हो पाए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ हो, लाभान्वित हो हमारे वीडियो से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग प्रथम की ओर चलते हैं, यानी पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फर्स्ट टर्मिनल आपका जो है एग्जामिनेशन है, 50 मार्क का है। 1 घंटा 30 मिनट समय दिया गया। विषय कोड आपका 119 दिया गया। देखिए आपका पहला क्वेश्चन का दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको बताया गया है, बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। तो बताइए बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं, तो बताइए बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? ए में लिखा हुआ अनिषेचन हेटेरोस्टाइली अनिषेक फल, अगला लिखा हुआ एगेमोस्पर्मी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहती है? जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तो उस स्थिति को क्या कहती है? ए में लिखा हुआ एम्ब्रायोजेनी, बी में लिखा हुआ एम्फीमिक्सिन, सी में लिखा हुआ एगेमोस्पर्मी और डी में लिखा हुआ पोली एम्ब्रायोनी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोली एम्ब्रायोनी। क्या हो जाएगा? पोली एम्ब्रायोनी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में प्राग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। क्या लिखा हुआ है? प्राग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। ए में लिखा हुआ है पोरोगेमी, बी में लिखा हुआ है जीनोगेमी, सी में लिखा हुआ है मेजोगेमी और डी में लिखा हुआ है डाइकोगेमी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरोगेमी। क्या हो जाएगा आपका? पोरोगेमी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कहा गया है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। ए में लिखा हुआ है मध्यावरण में, बी में लिखा हुआ है बीज में, सी में लिखा हुआ है भ्रूण में और डी में लिखा हुआ है भ्रूण पोष में। डी में क्या लिखा हुआ है? भ्रूण पोष में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बीज में, यानी विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी बीजांड में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए में लिखा है बीजांड काय में, बी में लिखा है बीजाणु गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, सी में लिखा है गुरु बीजाणु में और डी में लिखा हुआ आर्की स्पोरियम में। क्या लिखा हुआ? आर्की स्पोरियम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु बीजाणु मृत कोशिका में। क्या हो जाएगा? गुरु बीजाणु मृत कोशिका में, यानी गुरु बीजाणु मृत कोशिका में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो है कहा गया है कि समान आवृत्त बीजी भ्रूण कोश साधारणतया होता है। समान आवृत्त बीजी भ्रूण कोश साधारणतया होता है। ए में लिखा एक कोशिकीय होता है, ये 2 कोशिकीय होता है, सी में लिखा 5 कोशिकीय होता है और डी में लिखा हुआ 7 कोशिकीय होता है। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 कोशिकीय। क्या हो जाएगा? 7 कोशिकीय हो जाएगा, यानी 7 कोशिकीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि स्वपरागन से परपरागन बेहतर होता है क्योंकि, स्वपरागन से परपरागन बेहतर होता है क्योंकि इसमें जो है विकल्प पढ़िए। ए में लिखा है बेहतर संततियां उत्पन्न होती है,
बी में लिखा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है, सी में लिखा आम निषेक जनन उत्पन्न होती है, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। क्या हो जाएगा, नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। तो ए में लिखा हुआ है जनन कोशिका से, बी में लिखा हुआ है नली कोशिका से, सी में लिखा हुआ है काय कोशिका से, और डी में लिखा हुआ है प्रोथेलियल कोशिका से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनन कोशिका से। क्या हो जाएगा, जनन कोशिका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि जब गर्भाशय एक होता है तो क्या कहलाता है। जब गर्भाशय जो है वो एक होता है तो क्या कहलाता है। ए में लिखा हुआ है फिरिम्बी कहलाता है, बी में लिखा हुआ है इस थमस कहलाता है, सी में लिखा हुआ है एम्पुला कहलाता है, और डी में लिखा हुआ है बॉम्ब कहलाता है, यानी बॉम्ब। क्या है, बॉम्ब कहलाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरिम्बी। क्या हो जाएगा, फिरिम्बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि आप यहाँ से कर सकते हैं, इसका हो जाएगा फिरिम्बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ए में लिखा हुआ है कि मानव के थायराइड में, मानव के थायराइड में, बी में लिखा हुआ है मादा मानव के अंडाशय में, सी में लिखा हुआ है मेढक के अंडाशय में, डी में लिखा हुआ है खरगोश के वृषण में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मादा मानव के अंडाशय में। क्या हो जाएगा, मादा मानव के अंडाशय में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, मानव में अंड है, मानव में क्या है, अंड है। ए में लिखा हुआ है सूक्ष्म पीतकी, यानी बी में लिखा हुआ है आपका अति पीतकी, सी में लिखा हुआ है पीतक रहित, क्या लिखा हुआ है, पीतक रहित, डी में लिखा हुआ है मध्य पीतकी, मध्य पीतकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीतक रहित। क्या हो जाएगा, पीतक रहित। एलेसीथल। अगर देखिए हिंदी में अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप जो इसको आप जो अंग्रेजी में आप देखिएगा कि इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। तो अंग्रेजी में भी अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं कि एलेसीथल। क्या कहा जाता है, एलेसीथल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के किस भाग में होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के किस भाग में होता है। तो ये इसमें आपका लिखा हुआ है पहला में शीर्ष भाग में, बी में लिखा हुआ है ग्रीवा में, सी में लिखा हुआ है मध्य खंड में, और डी में लिखा हुआ है पुच्छ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य भाग में। क्या हो जाएगा, मध्य भाग में हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है अंडे के किस भाग से शुक्राणु प्रवेश होता है, अंडे के किस भाग से शुक्राणु प्रवेश होता है। तो ए में आपका क्या लिखा है, बीजांड द्वारा, यानी फ्रॉम माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, और बी में लिखा है एनिमल पोल से, यानी फ्रॉम एनिमल पोल, और सी में लिखा है मेगापाइल से, यानी फ्रॉम मेगापाइल, और डी में लिखा है वेजिटेबल पोल से, फ्रॉम वेजिटेबल पोल। देखिए अगर हिंदी में इसमें अगर समझ में नहीं आता इस प्रकार से तो एक बार अंग्रेजी जरूर पढ़ें, एक बार जो अंग्रेजी जरूर पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन देखिए कभी कभी इसका जो है आंसर आपका जो है, कभी कभी इसका आंसर आपको दे देता है सी। क्या दे देता है, आपका सी दे देता है। याद रखिएगा, यानी कि आपको कभी कभी वेजिटेबल पोल से भी दे देगा आंसर, लेकिन अगर बीजांड द्वारा और वेजिटेबल पोल से देगा तो आप जो है मारिएगा कौन सा करेक्ट होगा आपका, यानी कि आपका हो जाएगा बीजांड द्वारा। क्या हो जाएगा, बीजांड द्वारा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 14 लिखा हुआ है स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। ए में लिखा हुआ LTH द्वारा, बी में लिखा ADH व LH द्वारा, सी में लिखा FSH व LH द्वारा, और डी में लिखा हुआ LTH व TSH द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका FSH व LH द्वारा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ दिया LH, क्या दिया हुआ, LH दे दिया, यानी LH दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। सिर्फ LH देगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, LH हो जाएगा। याद रखिएगा। लेकिन यहाँ LH कहीं पर आपको नहीं दिया गया, ना ही यहाँ पे दिया गया, ना ही यहाँ पे दिया गया, ना ही यहाँ और ना ही यहाँ। तो बताइए LH नहीं दिया गया, तो इस स्थिति में आपका जो होगा FSH व LH द्वारा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है
एक्रोसोम एक प्रकार का होता है, तो एक्रोसोम एक प्रकार का क्या होता है? ए में लिखा हुआ लाइसोसोम होता है, बी में लिखा हुआ कसा भी का होता है, सी में लिखा हुआ राइबोसोम होता है, डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में आपका क्या कहा गया है? 16 में आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? यानी निम्न में कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? तो ए में लिखा हुआ आपका डायाफ्राम, बी में लिखा हुआ मुखीय गोली, सी में लिखा हुआ कंडोम और डी में लिखा हुआ कॉपर टी। देखिए इसमें आपका जो है कॉपर टी, ये जो है महिलाएं को निषेचन यानी निषेचन से बचाते, यानी कि महिलाओं में अगर निषेचन की क्रिया को ही रोकता है, निषेचन की क्रिया को। गोली भी महिलाएं लोग ले सकते हैं, डायफ्राम भी हो सकता है महिलाओं के लिए, लेकिन कंडोम जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंडोम। कंडोम इसका हिंदी जो होता है निदान होता है। क्या होता है? निदान। निदान यानी कि निदान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंडोम हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंडोम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंडोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 16 जो है क्वेश्चन नंबर 16, 16 तो आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया। 16 में क्या आपका आंसर था? 16 में आपका आंसर था कंडोम। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या कहा गया कि कॉपर टी का क्या कार्य है? तो निषेचन रोकना। अभी हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 16 में कि कॉपर टी जो है ये निषेचन को रोकता है, ये महिलाओं में यूज किया जाता है, यानी कि महिलाओं के में यूज किया जाता है, यानी कि ये पुरुष के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो कॉपर टी का क्या कार्य है? तो ये निषेचन को क्या करता है? रोकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या ए में लिखा हुआ है 46, बी में लिखा हुआ 47, सी में लिखा हुआ 48 और डी में लिखा हुआ 49। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या एक अधिक होती है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 47 हो जाएगा। चलिए 47, तो ये हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया कि एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात है। तो एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात है। अगर संकर क्रॉस की बात किया गया तो संकर क्रॉस में आपका होता है 3 अनुपात कितना होता है? 1 होता है। संकर क्रॉस, सिर्फ संकर क्रॉस की अगर बात कीजिएगा तो सिर्फ संकर क्रॉस में क्या हो जाएगा? 3 अनुपात 1 हो जाएगा। लेकिन जीनोटाइप की बात किया गया, किसका बात किया गया? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप जैसे ही आपका बात किया गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 1। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो आ गया जीनोटाइप आ गया। तो जीनोटाइप का जब भी क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात पूछेगा तो ये हो जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 1। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। करेक्ट आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? किसी जाति के लिए अनुपात स्थिर रहता है। तो किसी जाति के लिए अनुपात जो है वो स्थिर रहता है। तो बताइए ए में क्या लिखा हुआ? E प्लस सी बटा जी प्लस ए, बी में लिखा हुआ ए प्लस सी बटा टी प्लस जी, सी में लिखा हुआ जी प्लस सी बटा ए प्लस टी और डी में लिखा हुआ ए प्लस सी और बटा सी प्लस टी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी प्लस सी, जी प्लस सी और बटा ए प्लस टी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा जी प्लस सी। क्या हो जाएगा? जी प्लस सी। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी और प्लस हो जाएगा सी और बटा ए और प्लस क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, ए प्लस टी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। चलिए करेक्ट आंसर इसमें आपका सी, यानी जी प्लस सी और बटा ए प्लस टी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। माने कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किनके द्वारा दिया गया था? तो ए में लिखा हुआ है नोल एवं रस्का ने, बी में लिखा है खुराना ने, सी में लिखा है बार्टसन एवं क्रिक ने और डी में लिखा हुआ प्रिस्टले ने। क्या लिखा हुआ है? प्रिस्टले ने। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बार्टसन एवं क्रिक। बार्टसन एवं क्या हो जाएगा? क्रिक हो जाएगा। तो ये जो है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे बार्टसन एवं क्रिक। क्वेश्चन नंबर आपका 22, निम्नलिखित में से अनुलेख, निम्नलिखित में से अनुलेख के लिए कौन महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से अनुलेख के लिए कौन महत्वपूर्ण है? ए में लिखा हुआ मिथाइलेज, डीएनए मिथाइलेज, बी में लिखा हुआ CAAT बॉक्स, सी में लिखा हुआ प्रोमोटर, डी में लिखा हुआ डीएनए पॉलीमरेज। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोमोटर। क्या हो जाएगा? प्रोमोटर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोमोटर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है कि डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड है। तो डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड, ए में लिखा हुआ है पॉलीमरेज खंड, बी में लिखा हुआ आरएनए खंड, सी में लिखा हुआ ओकाजाकी खंड और डी में लिखा हुआ आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, यानी ओकाजाकी खंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओकाजाकी खंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपका क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपका लिखा हुआ है कि प्लाज्मिड के संदर्भ में क्या सत्य है? प्लाज्मिड के संदर्भ में क्या सत्य है? ए में लिखा हुआ विषाणुओं में पाए जाते हैं प्लाज्मिड, बी में लिखा हुआ जीन हस्तांतरण में प्रयोग होते हैं, सी में लिखा हुआ जैविक क्रियाओं के लिए जीन निर्धारण करते हैं, डी में लिखा हुआ है केंद्रीय गुणसूत्रों के भाग हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीन हस्तांतरण में प्रयोग होते हैं, यानी आपका जो है प्लाज्मिड जो है आपका जीन हस्तांतरण में प्रयोग होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि ट्रांसपोसोम्स पाए जाते हैं, ट्रांसपोसोम्स पाए जाते हैं। ए में आपका यूकैरियोटिक में, बी में आपका प्रोकैरियोटिक में और सी में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सटीक यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक आपका जो हो जाएगा वो दोनों में हो जाएगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आपका कहा गया है अनुवादन या स्थानांतरण में क्या बनता है? स्थानांतरण में क्या बनता है? अनुवादन और स्थानांतरण में क्या बनता है? तो बताइए ए में लिखा हुआ आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए पर डीएनए बनता है, डीएनए पर आरएनए बनता है, आरएनए पर डीएनए बनता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि आरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या हो जाएगा? आरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन अगर आपसे अगर पूछा जाएगा इसी के बारे में कि इसका जो है और सटीक आंसर अगर आप बताइए सर, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा डीएनए से प्रोटीन। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। तो डीएनए से क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। डीएनए से क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा, डीएनए से प्रोटीन। लेकिन आपका कहीं भी आपका विकल्प में नहीं दिया हुआ है डीएनए से प्रोटीन, आपका कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो इसका बताइए कि इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। आरएनए से क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 27, समजात अंग होते हैं। क्या लिखा हुआ है कि समजात अंग होते हैं? तो समजात अंग होते हैं, तो समजात अंग क्या होंगे? यहाँ पर देखिए समजात अंग होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि व्यवहार में समान होंगे, उद्भव में समान होंगे, कार्य में समान होंगे और उद्भव में भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। तो बताइए कि इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उद्भव में समान। क्या हो जाएगा? उद्भव में समान होगा, क्योंकि समजात अंग एक जैसा रहेगा, लेकिन बताइए यानी व्यवहार क्या होगा? अलग अलग, कार्य क्या होगा? अलग अलग होगा, उसका कार्य हो जाएगा अलग अलग। जैसे आप उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि सम आपका जो है समजात अंग के उदाहरण, जैसे मेढक का आपका जो है पंजा, पंछी का आपका जो है पंख, चमगादड़ का, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यानी कि समजात अंग है, लेकिन सबका क्या है? कार्य जो है अलग अलग है। जैसे घोड़ा का अगला पांव है, मनुष्य का इस प्रकार से पैर। तो बताइए समजात अंग यानी कि अंग समान रहेगा, लेकिन व्यवहार क्या है? अलग अलग, उसका कार्य अलग अलग होगा। लेकिन ए में क्या लिखा हुआ? व्यवहार में समान, गलत है। बी में क्या लिखा हुआ? उद्भव में समान, सही है। सी में क्या लिखा हुआ? कार्य में समान, ये गलत है। और डी में भी लिखा हुआ डिफरेंट इन ऑर्गन्स, यानी कि आपका उद्भव में भिन्न, यानी अलग अलग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि लैमार्कवाद का आधार है, लैमार्कवाद का आधार है। ए में लिखा हुआ जाति का उद्भव, बी में लिखा उपार्जित लक्षणों की वंशागति, सी में लिखा अस्तित्व हेतु संघर्ष, डी में लिखा समष्टि गति की। क्या लिखा हो? समष्टि गति की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपका क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 29 में जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो जीवन की उत्पत्ति हुई है, ए में लिखा हुआ है वायु में, बी में लिखा हुआ है मिट्टी में, सी में लिखा हुआ है जल में और डी में लिखा हुआ है पर्वत में। तो बताइए जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले आपका जो है शैवाल से हुआ है। क्या हुआ? शैवाल से हुआ है, शैवाल। तो चलिए शैवाल अगर आप यहाँ पे लिख दीजिए, शैवाल, जीवन की उत्पत्ति क्या हुआ? शैवाल से हुआ। आप देखिए शैवाल अभी कहाँ आपको पाया जाता है? ये पाया जाता है जल में।
कहाँ पाया जाता है, ज्यादा जल में। क्योंकि देखिए आप कहीं भी पानी को एकत्रित यानी इकट्ठा रहेगा, बहता हुआ पानी नहीं रहेगा, तो वहां पर देखिएगा कि पानी के ऊपर हरा हरा सा आपको कुछ दिखाई देगा। या आप कहीं आप गए होंगे तो चापाकल के पास भी आपको हरा हरा दिखाई दिया होगा, जिसमें आपको क्या बोलते हैं, कई बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कई बोलते हैं, या आप जो है अपने भाषा में कजरी बोलते हैं कि कजरिया लग गया यहाँ पर, इसको साफ कर दीजिए। तो वही जो आपका होता है ना, वही शैवाल होता है। तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जो है कहाँ हुई है, तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई है जल में। कहाँ हुई है, आपका जल में। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो आपको हो जाएगा जल में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया कि दी ओरिजिन ऑफ लाइफ, दी ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है, यह किनके द्वारा लिखी गई है। दी ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है। ए में लिखा हुआ ओपेरिन द्वारा लिखा गया, बी में लिखा हुआ हाल्डेन द्वारा लिखा गया, सी में लिखा हुआ डार्विन द्वारा लिखा गया, और डी में लिखा हुआ सिडनी फॉक्स द्वारा लिखा गया। क्या लिखा गया, सिडनी फॉक्स द्वारा लिखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ दोस्तों, तो देखिए आपका दी ओरिजिन ऑफ, आपका लिखा हुआ दी ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक नामक जो है किनके द्वारा लिखा गया, तो ये आपका ओपेरिन द्वारा, बी में लिखा हुआ हाल्डेन द्वारा, सी में लिखा हुआ डार्विन द्वारा, और डी में लिखा हुआ सिडनी फॉक्स द्वारा। तो चलिए ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि इनका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये दी ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। चलिए ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ताकि आप जो है हमारे वीडियो को देखकर अगर कुछ सीख रही हैं तो आप कमेंट करके जरूर लिखें। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि खंड लघु उत्तरीय प्रश्न आपका लिखा हुआ है, फिर आपका जो लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका दिया हुआ है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ है। चलिए इसको जो है हम बोर्ड के जरिए सॉल्यूशन किया जाएगा। और अगर इसी प्रकार से अगर आप जो है वीडियो चाहते हैं तो आप ये कमेंट करके जरूर लिखें। और अगर आप पीडीएफ के रूप में आप अगर चाहते हैं तो इसमें लिंक दिया जाएगा, आप जो टेलीग्राम से जुड़े वहां से आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपको पीडीएफ के रूप में। चलिए तो आज जो है हम लोग यहीं तक सीखे और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आप एग्जाम देते हैं तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर आप भेज सकते हैं। आप जो है व्हाट्सएप नंबर, अगर यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8538967968। चलिए देखिए आपका जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ जाएगा 8538965875। ये नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन में अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको जो है और कुछ चाहिए तो आप जो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।